तो भाई फाइनली कल के दिन ओडीआई सीरीज की हार के बाद इंडियन टीम उतरी टी20 सीरीज में बदला लेने के लिए। हालांकि वो अलग बात है कि टी20 सीरीज इंडिया जीत भी जाए तो भाई ओडीआई सीरीज हार जाना हमारे लिए शर्म की ही बात होगी। लेकिन फिर भी कल के दिन पहले टी20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को उसी बुरी तरीके से हराया है जिस बुरे तरीके से न्यूजीलैंड ने हमको ओडीआई सीरीज में हराया था। तो कह सकते हैं हम विठल दादा के खून का बदला नहीं लेंगे बदला जरूर लेंगे डेढ़ फुटिया। भारत ने जहां पहले बैटिंग करते हुए कल के दिन 20 ओवर में 238 रन का एक बड़ा स्कोर सेट किया था। 239 का टारगेट था न्यूजीलैंड के सामने। वहीं न्यूजीलैंड कल के दिन इस टारगेट को चेस करते हुए पूरे 48 रन यहां पर दूर रह गई। 190 रन ही बना पाई 7 विकेट खो के 20 ओवर में। ओवरऑल स्कोर कार्ड की बात करें तो इंडिया के लिए ओपनिंग करने आए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन कुछ भी खास नहीं कर पाए, 7 बॉलों पे मात्र 10 रन बनाए, 2 चौके लगाए। लेकिन अभिषेक शर्मा ने फिर से एक बार बता दिया कि भैया अगर उनका बल्ला चलता है ना तो फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसी और का बल्ला चलता है या नहीं चलता है। अभिषेक शर्मा ने कल के दिन 35 बॉलों पे 84 रन जड़े, 5 चौके, 8 छक्के और स्ट्राइक रेट तो बंदे की भाई हमेशा 200 से ऊपर की रहती है। 240 की स्ट्राइक रेट कल के दिन उन्होंने मेंटेन करी। ईशान किशन कल के दिन लंबे वक्त के बाद इंडियन टीम में कमबैक कर रहे थे। हालांकि पहली बॉल पे चौका लगा के उन्होंने उम्मीदों को तो काफी बढ़ाया, फिर एक और चौका लगाया लेकिन मात्र 8 रन बना के वो पवेलियन वापस लौट गए। फिर आए इंडियन टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव जो कि लंबे वक्त से बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। हालांकि कल के दिन थोड़ी सी उन्होंने फॉर्म में वापसी करी है। 22 बॉलों पे 32 रन का योगदान दिया। इस पारी में 4 चौके, 1 छक्का लगाया और उम्मीद करते हैं कि सूर्य कुमार यादव यहां पर थोड़ी सी और बड़ी पारी खेलेंगे जो बचे हुए टी20 मैचेस हैं उनमें। फिर आते हैं बैटिंग पे अपने भाई हार्दिक पांड्या। हालांकि उन्होंने छोटी पारी खेली, 16 बॉलों पे 25 रन की, 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या ने बता दिया कि उनकी जरूरत सिर्फ टी20 टीम में नहीं है बल्कि ओडीआई टीम में भी है अगर टीम को एक परफेक्ट बैलेंस यहां पर क्रिएट करना है। फिर आते हैं दुबे जिनसे उम्मीद थी कि कल के दिन एटलीस्ट बैटिंग में एक बड़ी पारी खेलेंगे। लंबे वक्त से उनके बल्ले से बड़ी पारी नहीं आई है, ज्यादा रन नहीं निकले हैं। हालांकि उनको शुरुआत अच्छी मिली थी, 1 छक्का भी लगाया था लेकिन 4 बॉल पे मात्र 9 रन मार के पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन फिर आते हैं नन अदर देन रिंकू सिंह और भाई कहीं ना कहीं वो इंडियन टीम के सिलेक्शन पैनल को, इंडियन टीम के हेड कोच को और इंडियन टीम के कैप्टन को अफसोस करने पे मजबूर कर देते हैं कि भाई जब मेरे अंदर इतना टैलेंट है, जब मैं आपके लिए एक के बाद एक मैचेस को फिनिश कर सकता हूं तो मेरे को काहे इग्नोर करके रखा था। जो पारी कल के दिन रिंकू सिंह ने खेली है ना भाई, बंदे ने जस्टिफाई कर दिया कि क्यों वो बंदा टी20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होना डिजर्व करता था। 20 बॉलों पे 44 रन जड़े, नॉट आउट वो भी, 4 चौके लगाए, 3 छक्के जड़े, 220 की स्ट्राइक रेट के साथ। और जो आखिरी ओवरों में भाई उस बंदे ने चौके छक्कों की बरसात करके रखी थी ना, कसम से भाई उसने ये बता दिया कि वो बंदा भाई टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं बल्कि टी20 वर्ल्ड कप के हर मैच की प्लेइंग 11 में होना ही होना चाहिए। अगर उनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए लोअर ऑर्डर पे जिसके साथ ये श्योरिटी हो कि ये है ना भाई ये देख लेगा। तो बस इन पारियों की बदौलत भारत ने सामने टारगेट रखा न्यूजीलैंड के 239 रन का, एक बड़ा टारगेट जिसको चेस कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। और न्यूजीलैंड पूरे 48 रन यहां पर दूर रह गई टारगेट को चेस करने से। और इंडिया ने एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि चलो ओडीआई में चीजें जो थी ऊपर नीचे हो गई लेकिन टी20 में हमको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ओडीआई में और टेस्ट में चीजें ऊपर नीचे होती रही हैं लेकिन टी20 में इंडिया ने अपना डोमिनेशन बना के रखा है। टी20 में अब भी इंडिया को पछाड़ पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा है। हालांकि बात करें इंडिया की बॉलिंग की तो अर्शदीप सिंह का एक शानदार स्पेल यहां पर आया। 4 ओवर में 31 रन देके 1 विकेट लिया। हार्दिक पांड्या ने भी 2 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट लिया। बुमराह कुछ खास नहीं कर पाए, 3 ओवर डाले, 29 रन दिए, महंगे साबित हुए। इकोनॉमी 9 से भी ऊपर की रही, विकेट भी एक भी नहीं मिला। अक्षर पटेल ने 42 रन देके 1 विकेट लिया। वरुण चक्रवर्ती ने भी डिसेंट स्पेल डाला, 4 ओवर में 37 रन देके 2 विकेट लिए। दुबे ने 3 ओवर में 28 रन देके 2 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा ने भी 3 बॉलें डाली और मात्र 3 रन दिए। दुबे को पता नहीं भाई किसने बैट्समैन से पूरे तरीके से बॉलर बना के रख दिया है। हालांकि ये कमाल जो है इंडिया के हेड कोच और इंडिया के कैप्टन का रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल के दिन रिंकू सिंह ने पारी खेली है ना भाई, देखो एक बात तो तय है कि टी20 वर्ल्ड कप में या तो दुबे खेलेंगे या फिर रिंकू सिंह खेलेंगे। एक बंदा तो भाई बाहर बैठेगा ही बैठेगा। और दुबे अगर खुद को बैटिंग में प्रूव नहीं करेंगे, बैटिंग में उनके बल्ले से कुछ बड़ी पारियां नहीं आएंगी तो दुबे को बाहर बैठना पड़ सकता है। बस दुबे के साथ भाई ये अच्छी बात है कि दुबे रहता है ना तो कहीं ना कहीं एक श्योरिटी रहती है, चाहे जो भी हो, चाहे मैच में कुछ भी घटा हो, दुबे है ना, भले ही दुबे ने कुछ ना किया हो मैच में लेकिन दुबे है ना तो इंडिया जीतेगी तो है। लेकिन क्या सिर्फ इन अंधविश्वासों के चलते दुबे अपनी जगह को बनाए रखेंगे इंडियन टीम में? आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लेकिन जहां हम बात कर रहे थे अभिषेक शर्मा की कल की तूफानी पारी के बारे में, तो कल के दिन अभिषेक शर्मा ने बवाल पारी तो खेली है लेकिन कल के दिन उन्होंने अपने गुरु युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि युवराज सिंह ने जहां
T20 इंटरनेशनल में 550 प्लस के स्कोर्स बनाए थे 200 की स्ट्राइक रेट से, वहीं कल के दिन अभिषेक शर्मा ने 650 प्लस के स्कोर्स जड़ दिए हैं 200 की स्ट्राइक रेट से ऊपर से। और भाई अगर तुम स्ट्राइक रेट देखोगे अभिषेक शर्मा की उन सभी पारियों में जिसमें उन्होंने 50 प्लस के स्कोर्स जड़े हैं, तो भाई 47 पे 100 स्ट्राइक रेट 212.7 की, अगली पारी 25 पे 50 स्ट्राइक रेट 200 की, अगली पारी 34 पे 79 स्ट्राइक रेट 232 की, अगली पारी 54 पे 135 स्ट्राइक रेट लगभग 250 की, अगली पारी 39 पे 74 की स्ट्राइक रेट लगभग 190 की, अगली पारी 39 पे 74 की स्ट्राइक रेट 202 की, अगली पारी 31 पे 61 की स्ट्राइक रेट 196 की, अगली पारी 31 पे 61 की 183 की स्ट्राइक रेट से। और कल के दिन फिर आती है वही 35 बॉलों पे 84 रन की पारी, स्ट्राइक रेट 240 की। यानी कि जैसा मैं कह रहा था कि भाई देखो अभिषेक शर्मा अगर चला है ना तो स्ट्राइक रेट 200, 220, 240 की रहती है, और अगर अभिषेक शर्मा चला है तो फिर बाकी बैट्समैन थोड़ा बहुत भी चल जाएं, इंडिया की जीत जो है सुनिश्चित हो जाती है। अगर करंटली तुम भाई ओवरऑल वर्ल्ड में उन सभी बैट्समैनों पर नजर डालो जिनकी सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है, तो भाई इस मामले में टॉप पे आते हैं अभिषेक शर्मा, जिनकी फिलहाल T20 इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट जो है भाई करियर स्ट्राइक रेट 190 के ऊपर की है, 190.9 की। फिर है टिम डेविड 175, फिर आते हैं फिल सॉल्ट 168.1, फिर आते हैं अपने रिंकू भैया 165, और फिर आते हैं यशस्वी जायसवाल 164.3। अब कल के दिन सूर्य कुमार यादव की जैसा मैंने बात करी, उन्होंने एक 30 प्लस की अच्छी पारी खेली, थोड़ी बहुत तेज पारी भी खेली, अच्छा लगा कि चलो थोड़े बहुत रन निकले, वरना आते थे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ मैचेस में एक दो हाफ सेंचुरीज भी लगाएंगे और विंटेज सूर्य कुमार यादव के हमें दर्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी कल के दिन सूर्य कुमार यादव ने कारनामा किया कि T20 करियर, ओवरऑल T20 करियर आज तक जितने भी T20 मैचेस खेले हैं, चाहे IPL कह लो चाहे T20 इंटरनेशनल कह लो, ओवरऑल उन्होंने अपने 9000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। इस लिस्ट को टॉप करते हैं किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, जिनके नाम 397 इनिंग में 13,543 रन हैं। फिर है रोहित शर्मा 450 इनिंग में 12,248 रन, फिर हैं शिखर धवन 331 इनिंग में 9,797 रन, और फिर आ चुके हैं सूर्य कुमार यादव 321 पारियों में 9,006 रन। बाकी इसके अलावा भाई बहुत लोग कल के दिन ये भी कह रहे थे कि ईशान किशन की जगह क्या श्रेयस अय्यर को यहां पर प्रेफर नहीं किया जा सकता था। बहुत लोग का मानना था कि शायद यहां पर सूर्या श्रेयस अय्यर को इसलिए नहीं खिलाना चाह रहे हैं क्योंकि अय्यर अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पोजीशन है सूर्य कुमार यादव की, जो एक परमानेंट पोजीशन है, उसको खा सकते हैं। उसके अलावा अय्यर आने वाले वक्त में क्या पता सूर्या से कप्तानी भी छीन सकते हैं। हालांकि सूर्या T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद मुझे लगता है कप्तानी से जहां तक हटाई दिए जाएंगे, लेकिन यार ऐसा तो कुछ होगा नहीं। पर फिर भी देखो ईशान किशन को यहां पर प्रेफर करा गया, अच्छी बात है। करंट फॉर्म उनका कमाल का चल रहा था, डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा कर रहे थे। लेकिन अगर तुम T20 इंटरनेशनल में दोनों के स्टैट्स देखोगे ना, तो अय्यर ने भाई 47 इनिंग में 1104 रन बनाए हैं 30 की एवरेज के साथ। वहीं ईशान किशन ने 32 इनिंग में 796 रन बनाए हैं, एवरेज 25 की रही है। श्रेयस अय्यर की 30 के ऊपर रही है, वहीं ईशान किशन की लगभग 25 की रही है। हाईएस्ट स्कोर जो है ईशान किशन का 89 का रहा है, श्रेयस अय्यर का 74 नॉट आउट का रहा है। और वहीं स्ट्राइक रेट की भी बात करें तो अय्यर उस मामले में भी काफी आगे हैं। उनकी जो T20 इंटरनेशनल की स्ट्राइक रेट है वो 136 से ऊपर की है, वहीं ईशान किशन की लगभग 124 की है। तो स्टैट्स के मामले में अय्यर की प्रेफरेंस ज्यादा बनती है, पर फिलहाल ईशान किशन भी एक अच्छी चॉइस है और मौका देना चाहिए। भाई काफी अच्छा परफॉर्म करा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। हाँ, अगर अगले एक दो मैचेस में भी अच्छा नहीं करते हैं और आने वाले जो बाकी मैचेस होंगे, चौथे पांचवें मैचेस, उसमें तिलक वर्मा नहीं कमबैक कर पाते हैं, तो श्रेयस अय्यर को यहां पर टेस्ट जरूर करना चाहिए, ट्राई जरूर करना चाहिए। बस दुख की बात यह है कि अय्यर टीम में जो है, अय्यर स्क्वाड में जो है, वो बस पहले 3 T20 मैचेस के लिए है। अगर चौथे T20 मैच में तिलक वर्मा आ जाते हैं तो अय्यर शायद हमको बिना खेले टीम से बाहर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्या आपके हिसाब से अय्यर को एटलीस्ट एक मैच तो देना ही देना चाहिए? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके अलावा भाई कुछ और अपडेट्स यहां पर मैं तुमको देना चाहूंगा। सबसे पहली अपडेट यह है कि कल के दिन धोनी पहुंचे थे एक इवेंट में, जहां उनसे पूछा गया RCB की टाइटल जीत के बारे में। जो IPL टाइटल उन्होंने पिछले साल जीता था, उस पर धोनी से पूछा गया आपका क्या सोचना है, आपका क्या विचार है। धोनी ने कहा कि RCB वाले सालों से वेट कर रहे थे इस मोमेंट का, उन्होंने पिछले सीजन में काफी बहुत ही अच्छा खेला था, तो उनको मैं यहां पर काफी ज्यादा बधाइयां देना चाहूंगा, कांग्रेचुलेशंस यहां पर विश करना चाहूंगा। धोनी भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? CSK फैंस का तो जीतते ही रहते हो, अब RCB फैंस का भी जीतोगे क्या? इससे आगे बढ़े तो भाई जैसा कि मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था कि ICC ने यहां पर बांग्लादेश को क्लियर अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप इंडिया नहीं आएंगे तो हमें आपको भाई T20 वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट करना होगा। और कल के दिन एक बार फिर से ICC ने क्लियरली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह इन्फॉर्म
इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर बांग्लादेश मना करती है इंडिया आने से तो उनको दूसरी कंट्री से रिप्लेस कर दिया जाएगा और वो कंट्री होगी स्कॉटलैंड। यानी आज के दिन का अंत होने तक अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो बांग्लादेश बिना खेले T20 वर्ल्ड कप से लात मार के बाहर कर दी जाएगी। और मुझे लगता है बांग्लादेश वाले नहीं आएंगे, क्योंकि भाई देखो आके भी कुछ उखाड़ना नहीं है, बेकार में आएंगे, 2-4 गालियां पड़ेंगी, 4 लोग जूते चप्पल मारेंगे, जिस तरीके की हरकत वो लोग अपने देश में कर रहे हैं, तो उसे देखते हुए मुझे लगता है वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि भाई आके उनका ज्यादा नुकसान होना है। नहीं आएंगे तो नुकसान कुछ होगा नहीं, मस्त सेफ रहेंगे वहां पर। और भाई देखो जैसा मैंने कहा आके कुछ उखाड़ना है नहीं, उनको भी पता है, वो लोग मस्त रिफ्यूज करेंगे और दुनिया भर का ज्ञान देंगे, देखो भाई हम देश के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए, जबकि उनको पता है कि अगर आ भी जाते तो भी घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाते। इससे आगे चले तो कल के दिन आईसीसी की अपडेटेड ओडीआई रैंकिंग हमारे सामने आती है, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि विराट कोहली फर्स्ट पोजीशन से खिसक के चले गए हैं सेकंड पोजीशन पे, जबकि उन्होंने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में ऐसा कुछ भी खराब नहीं करा था। लेकिन डैरल मिचेल जो कि सेकंड पोजीशन पे थे, उन्होंने भाई लगातार इतनी अच्छी पारियां खेली कि बस मात्र कुछ पॉइंट्स के अंतर की वजह से डैरल मिचेल कल के दिन फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गए हैं। और भाई इस जनवरी महीने में ही ना इतना ज्यादा शफलिंग हुई है आईसीसी ओडीआई की रैंकिंग्स में। 1 जनवरी को रोहित शर्मा फर्स्ट पे थे, सेकंड पे विराट कोहली थे, थर्ड पे मिचेल थे, फोर्थ पे इब्राहिम थे। 12 जनवरी को विराट कोहली फर्स्ट पे आ गए, मिचेल सेकंड पे, रोहित शर्मा थर्ड पे, फोर्थ पे इब्राहिम आ गए। और 21 जनवरी को यानी कि कल के दिन डैरल मिचेल फर्स्ट पे आ गए, विराट कोहली सेकंड पे चले गए, इब्राहिम थर्ड पे और रोहित शर्मा खिसक चुके हैं फोर्थ पोजीशन पे। और लगभग भाई अब 150 से भी ज्यादा दिन है विराट कोहली और रोहित शर्मा को ओडीआई क्रिकेट खेलने में, तो तब तक तो रैंकिंग में ये लोग थोड़ा और नीचे खिसक ही जाएंगे। खैर देखो जहां विराट कोहली की बात हो ही रही है और विराट कोहली की बात हो रही है तो भाई आरसीबी का भी थोड़ा सा जिक्र यहां पर होना चाहिए। जो जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले कर दिया था कि धोनी ने आरसीबी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट मैंने आपके साथ साझा भी किया। लेकिन कल के दिन जो T20 मैच खेला गया, पहला T20 मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें भारत जीती न्यूजीलैंड हारी, लेकिन न्यूजीलैंड की हार से भी आरसीबी के लिए एक पॉजिटिव निकला और वो पॉजिटिव हैं जेकब डफी, जिन्होंने कल के दिन जो भाई शानदार स्पेल डाला। अगर तुम बाकी जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स थे उनका स्पेल कल के दिन देखोगे, काइल जेमिसन 4 ओवर में 54 रन दिए, 2 विकेट लिए। क्रिस्टियन क्लार्क 4 ओवर में 40 रन दिए, 1 विकेट लिया। ईस्ट शोडी 3 ओवर में 38 रन दिए, 1 विकेट लिया। सैंटनर 3 ओवर में 37 रन दिए, 1 विकेट लिया। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स की बात कर लो, 1 ओवर डाला, 20 रन दिए, 1 विकेट नहीं लिया। डैरल मिचेल की बात कर लो, 1 ओवर डाला, 21 रन दिए, 1 विकेट नहीं लिया। और वहीं पे जेकब डफी था जिसने भाई इतने हाई स्कोरिंग मैच में 4 ओवर में मात्र 27 रन दिए, 2 विकेट लिए। और ये बंदा मात्र 2 करोड़ में आरसीबी के भाई पास है, आरसीबी के स्क्वाड का हिस्सा है, आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए खेलते हुए दिखेगा। और ये बंदा इस समय T20 इंटरनेशनल का भाई सबसे बेस्ट बॉलर है। जाके आईसीसी रैंकिंग देख लो तो भाई 2 करोड़ में कहीं ना कहीं आरसीबी के हाथ हीरा लग गया है। क्या तुम्हें लगता है जेकब डफी आईपीएल 2026 में आरसीबी की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे ही होंगे? चाहे हेजलवुड हो चाहे जो हो, हेजलवुड होंगे तो वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन जेकब डफी भी होंगे ही होंगे। जो भी तुम्हारा इस बारे में सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।